बेसिक कंसेप्ट ऑन टैक्स रेट अपन ने उस दिन भी डिस्कस किया था, बट अपन फिर से फटाफट अपन उसको रिवाइज करेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ बेसिकली, यस और नो? यस सर। अच्छा, इनकम टैक्स लॉ में पढ़ने वाले हम इनकम टैक्स एक्ट। ओके। अच्छा, इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट लाने का पावर किसके पास है? सर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यस। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कैसे आया? उनके पास पावर आया एंट्री नंबर 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या बोलती है कि सीजी के पास हर इनकम पे टैक्स लाने का पावर है एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, वो बोला है एंट्री नंबर 46 में। बराबर? यस सर। अच्छा, दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक तो आपका इनकम टैक्स, दूसरा आपका जीएसटी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा सर, व्हाट इज टैक्स? टैक्स का सिंपल मतलब होता है जो गवर्नमेंट आपसे फीस चार्ज करता है आपकी इनकम के ऊपर। बराबर? यस सर। ओके। अब सवाल है, ये जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, वो सारे भारत में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यस और नो? यस सर। ये तो आपका सेक्शन 1। सेक्शन 2 बात करते हैं आपके डेफिनेशन के बारे में, जो चैप्टर्स में आते रहेंगे। फिर आता है आपका सेक्शन 4, जो होता है चार्जिंग सेक्शन, विच इज द हार्ट ऑफ द इनकम टैक्स। क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाई है, उस पे उस पर्सन को असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर है बात? यस सर। अब सवाल उठता है, सर व्हाट इज पर्सन, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब पर्सन को डिफाइन किया है। यस, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में क्या बोला है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, फर्म, एलएलपी, एजेपी एंड कंपनी। बराबर? अच्छा, अब आता है सवाल इनकम क्या है। अच्छा, इनकम को सेक्शन 2 क्लॉज 24 में डिफाइन किया है। यस सर। अच्छा, क्या बोला है? अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट ने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया है, उसने इनकम को इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन किया है, जो बहुत ही बकवास है। उसने कुछ आइटम्स दिए 30 से 31, बोला कि ये इनकम है, उसके अलावा भी इनकम हो सकती है फ्रेंड्स। यस और नो? यस सर। अच्छा, मेरा एक सवाल, क्या रेवेन्यू नेचर की आइटम इनकम है? क्या रेवेन्यू? यस सर। और क्या कैपिटल नेचर की आइटम इनकम है? सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में, क्या रेवेन्यू नेचर की आइटम इनकम है? यस सर। क्या कैपिटल नेचर की आइटम इनकम है? क्या कैपिटल नेचर की आइटम भी इनकम हो सकती है? आयुष बोल रहे मे बी इनकम। यस, यू आर राइट आयुष। कैपिटल नेचर की आइटम भी इनकम हो सकती है अगर वो सेक्शन 2 क्लॉज 24 में फॉल करती है तो। यस और नो? यस सर। अच्छा, ये बात कर ली हमने इनकम की। यस। अब बात करेंगे सर व्हाट इज टैक्स। टैक्स का सिंपल मतलब क्या है? तो टैक्स का मतलब है जो भी गवर्नमेंट अपने से फीस चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं टैक्स। अच्छा सर, ये टैक्स निकलता कैसे है? तो टैक्स के लिए यू वांट टोटल इनकम एंड यू वांट टैक्स रेट। मतलब कि देखो, टैक्स इक्वल टू, देखो, टैक्स इक्वल टू टोटल इनकम इनटू टैक्स रेट। यस और नो? यस सर। अब सवाल है सर ये टोटल इनकम क्या है? तो देखो, टोटल इनकम को सेक्शन 5 में बोला है कि अगर कोई बंदा रेसिडेंट है, इन दैट केस उसकी पूरी की पूरी वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। यस सर। बट अगर कोई बंदा है नॉन रेसिडेंट, इन दैट केस उसकी वही इनकम टैक्सेबल होगी जो या तो इंडिया में मिली है, या इंडिया में अक्रू हुई है, या इंडिया में अराइज हुई है। यस और नो? यस सर। ओके, ये बात की अपन ने टोटल इनकम की। अब तो टैक्स रेट क्या है? और सर टैक्स रेट आते कहां से? तो देखा, देखो बेटा, टैक्स रेट आते हैं दो जगह से। इफ यू वांट इनकम बेस्ड टैक्स रेट, व्हाट इनकम बेस्ड टैक्स रेट, इन दैट केस आपको जाना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट में। बट इफ यू वांट पर्सन बेस्ड टैक्स रेट, इन दैट केस आपको जाना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट में। सर एग्जांपल लीजिए, लेट से बेसिकली आपका है एलटीसीजी, बराबर, आपका है लॉटरी, आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेनिंग, ये सब क्या, ये इनकम बेस्ड है। तो इसके रेट आपको मिलेंगे इनकम टैक्स एक्ट में 111A, 112A। यस सर? नो? यस सर। बट लेट्स से यू वांट पर्सन बेस्ड एसेट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इनके रेट मिलेंगे आपको फाइनेंस एक्ट में। प्रॉपर है? यस सर। तुमने टैक्स की भी बात कर ली, टैक्स इक्वल टू टोटल इनकम इनटू टैक्स रेट। अरे यस और नो? यस सर। अब बात करते हैं सर ये व्हाट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिस ईयर में पर्सन इनकम कमाता है। यस और नो? यस सर। नॉर्मली प्रीवियस ईयर होता है 12 मंथ्स का। यस। बट अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इन दैट केस फ्रेंड्स, जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उस दिन से लेकर 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, बट इन एक्सेप्शन केसेस इट कैन बी लेस देन 12 मंथ ऑल्सो। यस और नो? देखेंगे चैट बॉक्स में। यस सर। ओके।
अब आता है सवाल व्हाट इज असेसमेंट ईयर। तो बेटा सिंपल सी बात है, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हो, बराबर। तो नॉर्मली स्टार्ट होता है आपका प्रीवियस ईयर समाप्त होता है, उसके दूसरे दिन से असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है। आपका होता है प्रीवियस ईयर अप्रैल से मार्च 31 मार्च, तो जैसे 31 मार्च पूरा हुआ, 1 अप्रैल से लेकर आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर है मेरी? यस सर। अब तो देखो बेटा, हमने अभी तक आपके बेसिक पॉइंट कवर कर लिए। यस, उसने हमने बात की डायरेक्ट टैक्स की, बात की इनकम टैक्स जीएसटी, फिर हमने बात की एंट्री नंबर 82, ये एंट्री याद रखेंगे आपके एमसीक्यू में आ सकती है एंट्री। फिर हमने बात की एंट्री नंबर 46 एग्रीकल्चर इनकम की। फिर एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर प्लस स्टेट के पास दोनों के पास पावर होता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 82 एंड 46 इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ओके, अच्छा सर ये एंट्री कहाँ पे लिखी है? ये एंट्री लिखी है आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके यस, हमने ये बात कर ली। अब आता है सर ये इनकम टैक्स लॉ आता कैसे है? तो देखो इनकम टैक्स लॉ आता है नॉर्मली आपके इनकम टैक्स एक्ट से। नॉर्मली कोई भी लॉ आता है उसके एक्ट से आता है, या फिर उसके रूल से या रेगुलेशन के, या फिर कोई केस लॉ से, या फिर कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर। सेम बात होती है इनकम टैक्स लॉ भी। इनकम टैक्स लॉ भी आपका आता है पहले, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट से आता है, बराबर। फिर आता है इनकम टैक्स रूल से, फिर फाइनेंस एक्ट जो होती है ना अपनी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लाती है हर फरवरी में, फरवरी के अंत में, उसको बोलते हैं फाइनेंस पास आता है। फिर आता है जो भी आपके सर्कुलर्स है, जो भी आपके नोटिफिकेशन है उस पर आता है, एंड जो भी आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए, इसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन, उससे आता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तक से एंट्री नंबर 82 और 46 ही इंपॉर्टेंट है। यस मुकुल राइट, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सर्कुलर नोटिफिकेशन। ओके, फिर हमने बात की इनकम टैक्स चार्जेस सेक्शन की। इसमें क्या बोला कि हर इनकम पर टैक्स लगता है, आपको टैक्स भरना पड़ता है असेसमेंट ईयर में। पर्सन की बात की अपन ने, टोटल इनकम की बात की अपन ने, एंड अपन ने प्रीवियस ईयर की बात की, अपने टैक्स रेट की बात कर ली। ओके, फिर हमने बात की असेसमेंट ईयर की जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हो, नॉर्मली होता है 12 महीने का। फिर हमने बात की आपके प्रीवियस ईयर की, जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, नॉर्मली तो 12 मंथ्स का, बट अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इन दैट केस जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ऐसा नो। और अदर केस में नॉर्मली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं बेटा, इंडिया में। बात क्लियर है? ठीक है चैट बॉक्स में? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर सवाल उठता है सर व्हाट इज असेसी? बेटा असेसी का मतलब होता है जो भी पर्सन नॉर्मली टैक्स पे करता है उसको हम बोलते हैं असेसी। अगर मैं टैक्स पे करूं तो मैं कौन हो गया? मैं असेसी हो गया। अच्छा एक बात बोलूंगा, थोड़ी स्पीड फास्ट रखूंगा मैं, बिकॉज ये थोड़ा अपने रिवीजन लेक्चर, आपको 1 पॉइंट पढ़े में जैसा पढ़ना है मैं आपको वो स्पीड दे रहा हूं बेसिकली। बात क्लियर है? यस सर, नो प्रॉब्लम। यस यस, बिकॉज अभी आपके एग्जाम के लिए नॉर्मली 1.5 मंथ बचे हैं, तब तक को स्पीड में रिवर्स करना पड़ेगा। पक्का? ओके कंटिन्यू। अच्छा सर व्हाट इज एसएससी? जो भी पर्सन इंडिया में टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं एसएससी, बराबर। या तो वो अपने आप से टैक्स पे करेगा, या फिर उसने कोई कांड किया, उसने टैक्स की चोरी की, इन दैट केस डिपार्टमेंट उसको बोलेगा टैक्स भरने के लिए। इन दैट केस उसको बोलते हैं असेसी इन डिफॉल्ट, मतलब जिसने भी टैक्स पे नहीं किया, जिसने भी टैक्स की चोरी की, जिसने भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, जिसने भी पेनल्टी पे नहीं की, उनकी चोरी की, उसको बोलते हैं हम असेसी इन डिफॉल्ट। तो नॉर्मली 2 टाइप के एसएससी होते हैं, एक तो जो टैक्स पे करता है डीम्ड एसएससी नॉर्मल, और एक वो जिसने टैक्स की चोरी की है। बात क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है व्हाट इज पर्सन? पर्सन क्या है बेसिकली? डिस्कस के लिए बने इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीवाई, एलएएन, एजेपी, ये मैंने डिस्कस कर लिया। ओके, अब फ्रेंड्स नॉर्मली हम इनकम, बेटा एजीपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बेटा एजीपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बेसिकली। क्लियर है बात? यस ओके। अब बात करते हैं सर नॉर्मली जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं उसका हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में। अच्छा मैं फिर से बोल दूंगा एक बार, जिनको भी जो भी डाउट्स है फ्रेंड्स, वो आप एक पेज पर लिखते रहना। अपन जब ब्रेक लेंगे या फिर अपन 2 बजे के बाद मैं बैठूंगा 1 घंटा आपके साथ, हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज रिवीजन में डाउट सॉल्व करेंगे तो अपनी लिंक टूट जाएगी फ्रेंड्स इसके लिए, ठीक है। मैं पक्का आपके डाउट सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट दैट, बिलीव इन मी, उस पर पूरा विश्वास रखिए। ओके, अब सर नॉर्मली जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, बराबर, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, एंड उसका हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में। यस सर, बट इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ चीजें ऐसी बोली जिसमें जिस ईयर में आपने इनकम कमाया है इन प्रीवियस ईयर, उस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आपको असेसमेंट ईयर तक रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन से पास केस? देखो, अगर कोई ऐसा नॉन
रेसिडेंट जो कर रहा है शिपिंग का बिजनेस, इन दैट केस उसको टैक्स प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। अगर कोई ऐसा पर्सन जो भारत छोड़कर जा रहा है बहुत लंबे समय के लिए, इन दैट केस उसको भी प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। अगर किसी पर्सन ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया प्रीवियस ईयर में, इन दैट केस उसको भी प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ेगा। अगर कोई एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म होता फॉर पर्टिकुलर पर्पस एंड वो पर्पस एंड वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है, इन दैट केस उसको भी वो प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ेगा। अगर अगर किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है कोई टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, इन दैट केस उसको भी प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ेगा। देखेंगे चैट बॉक्स में, बात क्लियर है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना ये बेसिकली। इज दैट क्लियर? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। यस सर। ओके, तो देखो दिस इज इंपॉर्टेंट बेसिकली, यू कैन मार्क स्टार बेसिकली, आपके एग्जाम में आ सकता है 2 या 3 मार्क के लिए। क्या है? एनआर शिपिंग बिजनेस, यस और नो? यस सर। फिर पर्सन जो भारत छोड़ के जा रहा है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, या फिर डिसकंटिन्यू बिजनेस, या फिर एओपीबीआई जो पर्टिकुलर पर्पस के फॉर्म होता है, या फिर किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है टैक्स की चोरी करने के लिए। बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। नजरें सबकी स्क्रीन के ऊपर रहेगी, सब ध्यान देंगे यहाँ पे। ओके, अब नॉर्मली अगर किसी भी पर्सन की आपको इंडिया में इनकम कंप्यूट करनी है, किसी भी पर्सन की अगर आपको इंडिया में इनकम कंप्यूट करनी है, इन दैट केस इनकम टैक्स एक्ट ये बोलते हैं कि आपको उस पर्सन की इनकम को 5 हेड में क्लासिफाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। कौन से 5 हेड? बोलो 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 बोलो। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आपका अदर सोर्स, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स। यस सर, ये भी अपना पॉइंट हो गया 5 हेड्स। ओके, अब सर टोटल इनकम निकलती है किसी और टैक्स निकलता कैसे है? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या वो पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद एक बार आपने मालूम पड़ गया आपको कि वो आर है कि एनआर है, उसके बाद जो भी 5 हेड है उसमें आप उसकी इनकम को निकालिए। बराबर? यस सर। उसके बाद आप क्लबिंग के प्रोविजन लगाइए, उसके बाद आप उसको सेट ऑफ का बेनिफिट दीजिए, आपको मिलेगा जीटीआई, उसमें से आप उसके डिडक्शन लेस कीजिए, एटीसी एटी वाला आपको मिलेगी टोटल इनकम। फिर आप टैक्स निकालिए, एड सरचार्ज, फिर सेस ऐड कीजिए, फिर आप टीडीएस टीसीएस लेस कीजिए, आपको टैक्स मिल जाएगा। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, ये जो स्टेप्स है ना, ये जो स्टेप्स बेसिकली ये कुछ नहीं, ये आपके चैप्टर्स है। मालूम है आपको? ये जो स्टेप्स लिखे मैंने, ये कुछ नहीं, ये आपके चैप्टर्स है। आप एक चैप्टर पढ़ लो, आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। बात क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़े। प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, चैट बॉक्स आपके लिए फ्रेंड्स। यस सर। यस सर। ओके, तो ये पेज पे सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, एक तो आपका जनरल रूल, दूसरा आपका एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर 46। बाकी कोई ये पेज पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे टैक्स रेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स जनरल टैक्स रेट के बारे में। ओके, बात करेंगे हम इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, भले वो रेसिडेंट हो या भले वो नॉन रेसिडेंट हो, उनके हम टैक्स रेट के बारे में बात करेंगे। ओके, नजरें सबकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बी और एजेपी वेदर आर और वेदर एनआर, इन दैट केस उनको 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर फ्रेंड्स 30%। बात क्लियर है? यस सर। अभी ना जिसके पास नोट्स होंगे बेसिकली सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, उनको कुछ चीजें ब्लैंक दिख रही होगी, दिख रही है ब्लैंक चीजें कुछ? जिनके पास नोट सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी है उनको कुछ चीजें ब्लैंक दिख रही है? यस दिख रही है, तो वो आपको भरना है। साथ में पेन लेके बैठेंगे, पेन पेंसिल वॉट एवर यू वांट, साथ में भरते रहेंगे ताकि चीजें आपको याद हो जाएगी। बिकॉज मोर वी राइट मोर वी रिमेंबर। बचपन याद करो अपना, मम्मी में देते ना टीचर दीजिए टेस्ट, बेटा 10 बार लिख के लाना, अपने आप चीजें होती याद क्लास में। यस, तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव ये 10 बार तो नहीं बट एटलीस्ट एक बार तो एटलीस्ट जो भी इंपॉर्टेंट वो लिखेंगे अपन। ओके, अब बात करेंगे अगर कोई इंडिविजुअल जो है रेसिडेंट, उसकी एज या तो 60 या 60 के ऊपर है, इन दैट केस उसको क्या टैक्स रेट लगेंगे? फ्रेंड्स बात हो रही है इंडिविजुअल प्लस रेसिडेंट की, ऊपर आर या एनआर दोनों था, यहाँ पे इंडिविजुअल प्लस रेसिडेंट की बात हो रही है। अगर उसकी इनकम 3 लाख तक है, इन दैट केस नो टैक्स। अगर उसकी इनकम 3 लाख के ऊपर है बट 5 लाख तक, 5 लाख तक, इन दैट केस 5%। अगर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है बट 10 लाख तक है, इन दैट केस 20%। अगर उसकी इनकम
10 लाख के ऊपर है फ्रेंड्स, इन दैट केस 30% टैक्स रेट लग जाएगा। बात क्लियर है फ्रेंड्स? यस और नो? यस सर। अब बात करेंगे ऐसे इंडिविजुअल रेसिडेंट की जिसकी एज 80 या उसके ऊपर है, बराबर? यस। अगर उनकी इनकम 5 लाख तक है, इन दैट केस नो टैक्स। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, इन दैट केस 20%। 10 लाख के ऊपर 30%। बात क्लियर है? यस सर। 60 वाले को हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। ओके बेटा, मैं आज से मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे कौन से चैप्टर्स कवर होने वाले, ठीक है? ओके बेटा। आई थिंक आवाज प्रॉपर है मेरी? ओके। 60 वाले को बोलते हैं सीनियर सिटीजन। नहीं नहीं बेटा, नहीं है, बाकी सबको आवाज प्रॉपरली आ रही है। फिर 80 वाले को बोलते हैं हम सुपर सीनियर सिटीजन। बात क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। ओके। अब यहां पे एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पर्सन जिसकी एज, बेटा वो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ ऑलरेडी, आप वहां से ले लीजिए। आई थिंक सारे इंस्ट्रक्शन टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए है, नोट्स पे वहां पे अपलोड कर दिए है। प्लीज आप वहां से ले लीजिए। दीदी बेटा आप वहां से ले लीजिए प्लीज। ओके। अगर किसी पर्सन की इनकम 60, सॉरी, अगर किसी पर्सन की एज 60 या 80 है एंड वो अपना विश यू हैप्पी बर्थडे मना रहा है 1 अप्रैल को, मतलब कि अगर कोई पर्सन अपना 68 60वां या फिर 88 80वां हैप्पी बर्थडे मना रहे 1 अप्रैल को, इन दैट केस इनकम टैक्स एक्ट ये बोलते हैं कि हम ये मान लेंगे कि आपने 31 मार्च को ही आपने अपना विश यू हैप्पी बर्थडे मना लिया है एंड हम आपको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट दे देंगे। बात क्लियर है? यस सर। देखो, if DOB is 1 April, birthday will be deemed to be 31st March and benefit of senior citizen and super senior citizen will be given. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात की टैक्स रेट की, किसकी? इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, और एजीपी की। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। सिंपल है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी एलएलपी है, कोई भी एलए है, इन दैट केस उनको फ्लैट 30% टैक्स रेट लग जाएगा, उनके लिए कोई भी स्लैब रेट नहीं है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। अब बात करेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। यस सर। क्या बोला है? अगर किसी की कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 10,000 तक है, इन दैट केस 10%। 10 से ऊपर 20 तक 20%। 20 से ऊपर इन दैट केस 30%। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 20 30। यस और नो? यस सर। ओके, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। ओके। अब बात करेंगे हम कंपनी के बारे में। कंपनी में 2 कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। बेटा यहाँ पे इंडियन कंपनी को अज्यूम नहीं करना है, यहाँ पे डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी की बात हो रही है। इंडियन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी में बेटा फर्क होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? ओके। अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, बराबर, उनके टैक्स रेट अलग अलग है। अगर फॉरेन कंपनी है, इन दैट केस फ्लैट 40% टैक्स रेट। बट अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है बेटा, इन दैट केस आपको चेक करना है उसके प्रीवियस ईयर 19-20 का टर्नओवर। अगर उसके प्रीवियस ईयर 19-20 का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ तक है, इन दैट केस 25% टैक्स रेट लग जाएगा। 400 के ऊपर गया, इन दैट केस 30% टैक्स रेट लग जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की फ्रेंड्स सारे टैक्स रेट के बारे में। ओके। अब हम बात करेंगे जब आपकी इनकम ज्यादा होती है, होते ना इंडिया में बहुत ज्यादा होते पैसे वाले लोग, इन दैट केस उनको टैक्स के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? चैट में क्या बोलते हैं? सब लिखेंगे चैट में, टैक्स के ऊपर टैक्स क्या बोलते हैं? सब लिखेंगे चैट बॉक्स में सरचार्ज। रक्षा लिखे सरचार्ज, सरचार्ज। ओके, बराबर। जिन भी पर्सन की इनकम ज्यादा होती है, इन दैट केस उनको टैक्स तो भरना ही है, बट उनको टैक्स के ऊपर भी टैक्स भरना है, जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज। अच्छा, सरचार्ज की रेट सबके लिए अलग अलग है। कितनी रेट है देखते हैं आगे। अगर कोई बंदा है बंदी, यस सर नो? यस सर।
अगर कोई बंदा इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओ है, एजेपी, इन दैट केस 50 लाख तक उनको सरचार्ज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 लाख के ऊपर गया, 1 करोड़ तक है, इन दैट केस 10%। यस और नो? यस सर। 1 करोड़ के ऊपर गया 2 करोड़ तक, इन दैट केस 15%। 2 करोड़ के ऊपर गया 5 करोड़ तक, इन दैट केस 25%। 5 करोड़ के भी ऊपर गया, इन दैट केस 37% का सरचार्ज लग जाएगा। बेटा बेटा कितना टैक्स लेते हैं अपने से इंडियन गवर्नमेंट? इंसान कमाएगा और खाएगा क्या? दो का पार्ट। ओके, ये हमने बात की सरचार्ज इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बी और एजेपी के बारे में। ठीक है, देख लो 10%, 15%, 25%, 37। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी पर्सन को सरचार्ज लगता है, अगर किसी भी पर्सन को सरचार्ज लग रहा है 25% या 37% बिकॉज ऑफ थ्री इनकम, अगर किसी भी पर्सन को सरचार्ज लग रहा है 25% या 37% बिकॉज ऑफ थ्री इनकम, इन दैट केस वो 3 इनकम पे, सिर्फ वो 3 इनकम पे आपको सरचार्ज मैक्सिमम 15% लगेगा। बाकी जो अदर इनकम है उस पर 25 या 37% लग जाएगा। तो वो 3 इनकम कौन सी है? देखो बेटा, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 311 वाला, एंड आपकी डिविडेंड की इनकम। बात क्लियर है? लिखेंगे चैट बॉक्स में। प्लीज एड इन चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? यस सर, मुकुल रिप्लाई यस सर। ओके, देखो बेटा, सरचार्ज है 25 से 37% इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एलटीसीडी 112 ए, एसटीसीडी 111 एंड डिविडेंड की इनकम है। बराबर? यस। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को 25% या 37% का सरचार्ज लगता है बिकॉज ऑफ एलटीसीडी 112 वाला, एसटीसीडी 111 वाला एंड डिविडेंड इनकम के कारण, इन दैट केस ये 3 इनकम पे आपको मैक्सिमम 15% का सरचार्ज लगेगा। बाकी जो अदर इनकम है उस पर आपको 25% या 37% का सरचार्ज लग जाएगा। कैसा नो? कैसा? ये हमने बात की इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओए और एजेपी की। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, क्या पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और एलए को सरचार्ज लगता है? यस बेटा, उनको भी सरचार्ज लगता है। कितना? देखेंगे बेटा, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ तक है, कितनी? 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक है, इन दैट केस उनको सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। बट अगर उनकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है, इन दैट केस 12% सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है बेटा? देखो बेटा, ये रहा सरचार्ज। नॉर्मल इनकम में फिर 25 सरचार्ज इंक्लूडेड। हाँ बेटा देखो, सिर्फ 3 इनकम जो है ना, 3 इनकम, एलटीसी 112 ए, एसटीसी 111 ए एंड डिविडेंड पे ही आपको 15% लगेगा। बाकी जो भी अदर इनकम बच गई आपकी, भले वो स्पेशल या कुछ भी हो, उसमें आपको 25 और 37% लगेगा सरचार्ज। क्लियर है बात बेटा गुंजन? इज दैट क्लियर? ओके ओके, हमने बाकी सरचार्ज की फर्म के लिए एलएलपी, एलए एंड कॉर्पोरेट के बारे में। 1 करोड़ तक नो सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर 12% सरचार्ज लग जाएगा। यस और नो? यस सर। अब हम बात करेंगे कंपनी के बारे में सरचार्ज, क्या कंपनी को कितना सरचार्ज लगता है? 2 कंपनी है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी। यस और नो? यस सर। दिख रहा हूं मैं? हाँ दिख रहा हूं। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, इन दैट केस अगर उनकी इनकम 1 करोड़ तक है, क्या 1 करोड़ तक, नो सरचार्ज। अगर उनकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है बट 10 करोड़ तक है, इन दैट केस 7%। एंड अगर उनकी इनकम 10 करोड़ के भी ऊपर है, बहुत पैसे वाले हैं, इन दैट केस उनको 12% का सरचार्ज लग जाएगा। फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ के ऊपर है बट 10 करोड़ तक है, इन दैट केस 2%। 10 करोड़ के ऊपर है, इन दैट केस 5% का सरचार्ज लग जाएगा। अरे यस और नो? यस सर। अच्छा, एक चीज होती है सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हर बंदे को लगता है, जो टैक्स पे करता है, भले उसको सरचार्ज लगे या ना लगे, सेस तो हर बंदे को लगने वाला है, हर पर्सन को लगने वाला है। कितना? सिर्फ 4%। देखो ये रहा 4%। ओके। अच्छा, अब बात करेंगे हम, एक चीज होती है रिबेट। रिबेट सर, व्हाट इज रिबेट? सब लिखेंगे चैट बॉक्स में। रिबेट का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, रिबेट का मतलब क्या होता है? देखेंगे बेटा, बेटा 25 लोग देख रहे हैं वीडियो, सबका मुझे चैट में चाहिए रिस्पॉन्स। व्हाट इज रिबेट? रिबेट का मतलब क्या होता है बेटा? लिखेंगे सब लोग। रिलीफ फ्रॉम टैक्स, टैक्स माफ कर देना, डिस्काउंट, ओके, छूट, ओके बराबर। तो रिबेट का मतलब होता है
कि अगर रिबेट का देना मतलब होता है बेसिकली डिस्काउंट, या आपको टैक्स को माफ कर दिया गवर्नमेंट ने, बट हर बंदे को वो टैक्स की माफी नहीं मिलती है, उसमें भी कुछ कंडीशन है। सर क्या कंडीशन है? देखो बेटा, अगर 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 कोई इंडिविजुअल पर्सन है एंड साथ में वो रेसिडेंट भी है, मतलब इंडिविजुअल प्लस रेसिडेंट, इन दैट केस उसको रिबेट मिलेगा। यस, बट अगर तभी मिलेगा उसको रिबेट जब उसकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है बेटा, 5 लाख के अंदर है, बराबर। यस, अगर उसकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है, इन दैट केस उसको रिबेट का बेनिफिट दे दिया जाएगा। शर्त यह है कि वो रेसिडेंट हो, साथ में वो इंडिविजुअल भी हो। ओके सर, कितना रिबेट मिलेगा? या तो जितना भी टैक्स आ रहा है वो, या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। मतलब कि अगर मेरा टैक्स है 5,000 का, इन दैट केस 5,000 या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर, देखो ये रिबेट की लिमिट या तो पूरा का पूरा टैक्स पेबल या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर। अच्छा सर, क्या रिबेट हमको हर इनकम के सामने मिलता है? यस बेटा, रिबेट आपको हर इनकम के सामने मिलता है, बट एक इनकम के सामने नहीं मिलता है। फिर कौन सी इनकम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A में दी गई है, उस पर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता, बराबर। मतलब इन डेट के अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर भी है तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा इन LTCD 112A में। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम बढ़ते हैं अपना मार्जिनल रिलीफ। आई थिंक अपनी यहाँ से अपनी शुरू हुई थी प्रॉब्लम नेट की। यस सर, नो? यस सर, हम शुरू करते हैं। तो बेटा, व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ आपके अकॉर्डिंग? मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में? देखेंगे चैट बॉक्स में। आपके अकॉर्डिंग मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा जाग रहे हो? यस सर, जाग रहे। चाय पीते रहो, कॉफी पीते रहो। एक बार लिखेंगे सर, व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है? नो एडिशनल टैक्स ड्यू टू सरचार्ज। ओके, मुकुल लिख रहे, मुकुल, रक्षा, मुकुल, रक्षा, जिनल, गुंजन, प्रशांत सब लिखेंगे, जो भी सब दिख रहे चैट बॉक्स में। जब ज्यादा टैक्स आए तो रिलीफ, बराबर। यस रेशमा, यू आर राइट। ओके, तो बेटा मार्जिनल रिलीफ तब लगता है जब आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी इतनी सी ज्यादा है, बट थोड़ी इनकम के कारण आपको सरचार्ज इतना लग रहा है जो आपकी इनकम से भी ज्यादा है। मतलब इनकम थोड़ी ज्यादा है और वो थोड़ी बढ़ने से आपको सरचार्ज लग रहा है, एंड आपका टैक्स जो है वो आपकी इनकम से भी ज्यादा आ रहा है। इसके लिए आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दे दिया जाएगा। ये हर एसएससी को मिलता है। ओके, तो देखो बेटा, एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी वेयर सरचार्ज इज एप्लीकेबल, यू हैव टू चेक एमआर कंसेप्ट व्हेन द टोटल इनकम इज लिटिल बिट, एंड फोकस ऑन द वर्ड लिटिल बिट, थोड़ी ज्यादा, एकदम थोड़ी, बराबर। कब? अच्छा, खर्चा कब लगता है? जब 50 लाख के ऊपर इनकम है, तब 1 करोड़ के ऊपर इनकम है, 2 करोड़ या 5 करोड़, बराबर। यस, मतलब कि जब आपकी इनकम 50, 1, 2, 5 से थोड़ी ज्यादा है, इन दैट केस तभी आपको एमआर का कंसेप्ट अप्लाई करना है, उसके पहले अप्लाई नहीं करना है। ओके, यस सर। सर ये एमआर निकलता कैसे है? तो देखो बेटा, एमआर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, 10, 12 बहुत सारे मेथड्स हैं। मेरा फंडा सिंपल है, एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा इनकम प्लस एक्स्ट्रा टैक्स, सिंपल सी बात। मैंने ये फंडे पे एक स्टेप निकले, 4 स्टेप्स है। एडिशनल इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा टैक्स। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपकी जो भी इनकम है, जो भी आपकी टोटल इनकम है, आप उस पर टैक्स निकाल लीजिए, बट उसमें आपको सेस ऐड नहीं करना है। क्या? जो भी आपकी टोटल इनकम है, आप उस पर टैक्स निकाल लीजिए, बट उस पर आपको सेस ऐड नहीं करना है। देखो बेटा, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम, ओरिजिनल टोटल इनकम विदाउट एडिंग सेस। फिर आप फिर आप टैक्स निकालिए 50 लाख पे, 1 करोड़ पे, 2 और 5, बिकॉज इनके कारण आपको लगना है जिसके लिए, इसमें भी आपको टैक्स ऐड नहीं करना है। फिर स्टेप 3 में सर कितना टैक्स पे करना है? जो आपका स्टेप 2 है, स्टेप 2 में जो टैक्स आया प्लस एक्स्ट्रा इनकम, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा इनकम के कारण टैक्स लग रहा है। यस सर। एंड स्टेप 4 क्या? एमआर मिलेगा इक्वल टू जो आपका स्टेप 1 में टैक्स आया उसमें सब लेस करेंगे, स्टेप 3 आपको एमआर मिल जाएगा। समझा मतलब बेटा? इज दैट क्लियर बेटा? लिखेंगे चैट बॉक्स में सभी लोग।
ओके सर, इसका एग्जांपल देखो बेटा दिया है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसकी टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। तो सबसे पहले आप 1 करोड़ 1 लाख पे पूरा का पूरा टैक्स निकालिए, बस उसमें आपको सेस ऐड नहीं करना है, जो आता है 32 लाख 42,000। फिर आप 1 करोड़ पे टैक्स निकालिए, जो आता है 30 लाख। फिर आप स्टेप 3 में सर कितना टैक्स पे करना है, देखो 30 लाख स्टेप 2 प्लस आपकी इनकम कितनी है सर 1 लाख, तो 30 लाख प्लस 1 लाख 31 लाख। एंड स्टेप 4 में मिलेगा आपको एमआर होगा, जो आपका स्टेप 1 में टैक्स है वो माइनस 31 लाख, मतलब 142 आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। मतलब आपको 31 लाख का टैक्स पे करना है प्लस सेस ऐड करना है उसमें। अरे यस और नो? यस सर, ओके। बाजू में मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है पासवर्ड का, आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो बेसिकली, सो यू विल गेट मोर प्रैक्टिस। ओके, ये हमने बात की मार्जिनल रिलीफ के बारे में। अब बात करेंगे सर, एक चीज होती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, क्या बोलते हैं, एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अच्छा, ये कंसेप्ट आईसी ने आपकी बुक में दिया, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मली ये कंसेप्ट इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, बट फिर भी आपको सिर्फ रेट याद रखनी है। अगर एमसीक्यू में आ गया तो देखो बेटा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना रेट लग सकता है, क्या मैक्सिमम कितना रेट लग सकता है। सर मैक्सिमम टैक्स रेट क्या बेटा इंडिविजुअल के लिए 30%, सरचार्ज 37%, तो 30% प्लस 37% प्लस 4% आपको मिलेगा 42.74% आपको एमएमआर लग जाएगा। बेटा इस पे क्वेश्चन बहुत कम है आपकी बुक में, आप सिर्फ इसको एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे। अगर एमसीक्यू में आया कि व्हाट इज एमएमआर, तो 42.744% कैसे आया, 30% मैक्सिमम रेट है प्लस मैक्सिमम सच्चा 37% प्लस सेस 4%, आपको 42.744% मिल जाएगा। अरे बात क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, एक चीज होती है लॉटरी, बराबर, लॉटरी, गेम, हॉर्सेस, कार्ड, ये सब क्या है, ये सब अदर इनकम है। यस सर, इन दैट केस उसको भी, उस पर भी आपको टैक्स लगता है। सर कितना परसेंट, उस पर आपको 30% का टैक्स लगता है, फ्लैट टैक्स है 30%। यस और नो? यस। इसमें अपना डिस्कशन अदर इनकम में भी होगा, जब चैप्टर पढ़ेंगे अदर सोर्स, उसमें भी इसका अपना डिस्कशन है, बट आप सिर्फ इसमें टैक्स रेट याद रखिए, 30% आपको टैक्स रेट लग जाएगा। यस और नो? यस सर। अच्छा, अभी आपको दिख रहा है 115 बीबी है, ओपन लास्ट में करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं 115 बीएसी, बराबर, ओके। अब बात करें 115 बीएसी के बारे में। यस सर। सर ये 115 बीएसी क्या है, देखो बेटा, पर्सन के पास, इंडिविजुअल के पास, इंडिविजुअल एचयूएफ के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जो नॉर्मल टैक्स है उस पर टैक्स पे करे, या फिर वो अल्टरनेट टैक्स रिजिम को फॉलो करे। मतलब कि मैं इंडिविजुअल हूं, बराबर, या मैं एचयूएफ हूं, मेरे पास टैक्स पे करने के दो तरीके हैं, या तो मैं नॉर्मल जो टैक्स है उस पर टैक्स भरूं, या फिर मैं अल्टरनेट टैक्स रिजिम का फायदा उठाऊं, बराबर। यस सर, अल्टरनेट टैक्स रिजिम में क्या टैक्स रेट है देखेंगे। अच्छा, आपके सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात की गई है, अल्टरनेट टैक्स रिजिम की कंपनी की बात नहीं है, वो आपको आएगा फाइनल सीए में। यस और नो? यस सर। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास ऑप्शन है कि वो टैक्स दो ऑप्शन में पे कर सकता है, या तो वो नॉर्मल टैक्स रेट पर टैक्स पे करेगा, या फिर वो अल्टरनेट टैक्स रिजिम फॉलो करेगा। यस और नो? यस सर। अच्छा, हमने नॉर्मल टैक्स रेट देख लिए। यस सर। अब हम देखेंगे अल्टरनेट टैक्स रिजिम में इंडिविजुअल या एचयूएफ को क्या टैक्स रेट लग सकते हैं। अच्छा, जब भी इनकम टैक्स किसी भी पर्सन को देता है ऑप्शन, देन ऑप्शन के साथ कुछ चीजें भी वो निकालता है। मतलब आपको ऑप्शन दिया, देन हम आपको कुछ चीजों का फायदा बेनिफिट नहीं देंगे। ऑप्शन ऑप्शन कम विद सेक्रीफाइस। यस और नो? यस सर। तो क्या टैक्स रेट है देखिए बेटा, ओके। अगर देखो बेटा, क्या नाम है, अल्टरनेट टैक्स रिजिम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यस और नो? यस सर। कंपनी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आता है फाइनेंशियल लेवल पर, ओके। अब ये है ऑप्शनल है, ऐसे के लिए चाहे तो वही अप्लाई करे, चाहे वो अप्लाई ना करे, बराबर। यस सर। यहाँ पे भी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से लेके 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक 15%, 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक 20%, 12.5 से लेके 15 लाख तक 25%, एंड 15 लाख के ऊपर 30%। बात क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, नजरे सबकी स्क्रीन के ऊपर, हेलो, इज दैट क्लियर बेटा? यस सर, ओके। अच्छा, आपने कुछ नोटिस किया सर? क्या
हमने ऊपर पढ़ा था 60 एज वाले पर्सन और 80 एज वाले पर्सन की रेट अलग थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यस, सेम फॉर ऑल, यस यस यस। ओके, ये हमने बात कर ली टैक्स रेट के बारे में, जो 115 बीएससी में दी है, जो ऑप्शन है एसएससी के एंड पे, या तो इंडिविजुअल के लिए या एचयूएफ के लिए। ओके, अब कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन। देखो, जो भी पर्सन ये रेट, जो भी पर्सन ये ऑप्शन अप्लाई करेगा, उसको स्पेशल इनकम पे उसको स्पेशल रेट से लगेंगे। एक अपना 112 वाला हो गया आपका 111 ए, यस यस सर। ओके, सरचार्ज की रेट सेम है 10%, 15, 25, 37, यस। आपको सेस भी सेम लगेगा 4%। बट अगर किसी भी पर्सन को, बेटा एमसीक्यू और एमसीक्यू एमसीक्यू और एमसीक्यू ध्यान दो, अगर किसी भी पर्सन को ये ऑप्शन अप्लाई करना है, अगर किसी भी पर्सन को ये ऑप्शन अप्लाई करना है, इन दैट केस उसको डिपार्टमेंट को, उसको इनकम टैक्स को एक फॉर्म देना पड़ेगा, जिसमें वो बोलेगा कि भाई मैं ये ऑप्शन अप्लाई कर रहा हूं। वो फॉर्म का नंबर क्या है? 10IE, 10IE। बेटा फॉर्म याद रखेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है। अगर किसी भी पर्सन को 115 बीएससी का बेनिफिट लेना है, अगर उसको टैक्स ये रेट में भरना है, इन दैट केस उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म में बोलना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? फॉर्म 10IE। बात क्लियर है? यस सर। ओके, इज दैट क्लियर बेटा? यस सर, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने चीज पढ़ी होगी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर कोई भी पर्सन ये 115 बीएससी लेता है, इन दैट केस उसको एएमटी नहीं लगता है। इन दैट केस अगर उसके पास एएमटी का पड़ा हुआ क्रेडिट, अगर उसके पास एएमटी का है क्रेडिट, इन दैट केस उसका वो क्रेडिट पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको वो क्रेडिट का भी बेनिफिट लेने नहीं दिया जाएगा अगर वो 115 बीएससी लेता है। इसलिए अगर आपको 115 बीएससी लेना है, इन दैट केस सबसे पहले आप अपने एएमटी का क्रेडिट को खत्म कीजिए, उसके बाद आप 115 बीएससी में आइए। बात क्लियर है बेटा? यस सर। हमने बात की आपके एएमटी के बारे में, इज दैट क्लियर बेटा? लिखेंगे कि चैट बॉक्स में। ओके, अब कुछ चीजें, अगर आप 115 बीएससी लेते हो, इन दैट केस आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। कौन से? अगर आप हो वो पर्सन जिसको इनकम आती है सैलरी से, कितने सैलरी से, इन दैट केस आपको सैलरी के अलाउंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपको एचआर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको प्रोफेशनल टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 4 बेनिफिट दे दिए जाएंगे। अगर आप हो कौन? दिव्यांग एम्प्लॉय, दिव्यांग एम्प्लॉय, इन दैट केस आपको ट्रैवल का अलाउंस दे दिया जाएगा, या फिर आपने ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस है वो भी आपको मिल जाएंगे, या फिर डेली अलाउंस वो भी आपको मिल जाएंगे, या फिर कन्वेंस। मतलब कि अगर कोई बंदा सैलरी वाला बंदा, कौन सैलरी वाला बंदा, इन दैट केस उसको सिर्फ 4 चीजों का अलाउंस मिलेगा। कौन से? पहला, अगर ऐसा एम्प्लॉय जो दिव्यांग है, इन दैट केस उसको ट्रैवल अलाउंस का फायदा मिल जाएगा। दूसरा, ट्रैवल और टूर अलाउंस। तीसरा, डेली अलाउंस। एंड चौथा, कन्वेंस अलाउंस। यस और नो? यस सर। ओके, अब आप कमाते हो इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, इन दैट केस आप जो लेते ना इंटरेस्ट का डिडक्शन एसओपी के अंदर, वो भी आपको नहीं मिलेगा। बात क्लियर है बेटा? यस सर। अगर आप कमाते हो इनकम पीजीबीपी से, किसे? पीजीबीपी से, इन दैट केस आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको स्पेसिफाइड बिजनेस का भी खर्चा माइनस में नहीं मिलेगा, आपको सेक्शन 10AA SEZ वाला भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर मैं कमाता हूं इनकम थ्रू बिजनेस या प्रोफेशन, इन दैट केस इफ मैंने 115 बीएससी लिया है, मुझे ये 4 चीजों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन सा? एडिशनल डेप्रिसिएशन, दूसरा साइंटिफिक रिसर्च, तीसरा स्पेसिफाइड बिजनेस, एंड चौथा सेक्शन 10AA SEZ वाला। अरे यस सर, नो? यस सर। फिर अगर आपको इनकम आती है अदर सोर्स से, जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला नहीं, उसका अदर सोर्स इनकम टैक्स में, अगर आपकी इनकम आती है अदर सोर्स से, इन दैट केस आपको होता ना माइनर का अलाउंस, वो भी आपको नहीं मिलेगा, आपको एमपी या एमएलए के अलाउंस भी माइनस नहीं मिलेंगे, आपको पेंशन जाती है पेंशन, उसमें भी आपको खर्चा लेस करने नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? यस सर। मतलब कि अगर मैं कमाता हूं इनकम थ्रू अदर सोर्स, इन दैट केस मुझे माइनर का अलाउंस नहीं मिलेगा, मुझे पेंशन में से खर्चा लेस करने नहीं मिलेगा, मुझे एमपी या एमएलए के अलाउंस भी लेस करने नहीं मिलेंगे। बात क्लियर है? यस सर। बट एक चीज मिलेगी सर, कौन सी? रिबेट, जो 87A में दिया रिबेट,
मतलब रिबेट तो क्या है, सामूहिक है, सार्वजनिक है, मिलेगा मिलेगा रिबेट आपको। यस और नो? यस सर, भले आप ये ऑप्शन लो। यस बेटा रेशमा, सिर्फ 10-14 मिलेंगे बस। ओके ओके, इज दैट क्लियर बेटा? यस सर, यस और नो? ओके, अब हमने बात की 115 बीसी वाले, अब एक चीज बची 115 बीबीई। अच्छा बेटा, अब आपकी प्यारी आईसीएआई ने 5 चीजों को बोला है, 5 चीजें है जो नॉर्मली तो आती है आपके फाइनल के लेवल पे, बट इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, तो हम वो डिस्कस करेंगे, करना पड़ेगा डिस्कस अपने को, बट ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सिंपल है, डिस्कस करेंगे। उनमें क्या टैक्स रेट लगेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर कौन सी 5 चीज, देखो बेटा, 5 चीजें ऐसी है, 5 चीजें ऐसी है जो इनकम नहीं है, जो इनकम नहीं है, बट डिपार्टमेंट उसको इनकम मान लेगा। 5 चीजें ऐसी है जो इनकम नहीं है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपकी वो इनकम मान लेगा, मतलब कि डीम्ड इनकम। क्या? डीम्ड इनकम। यस और नो? यस सर। तो कौन सी 5 चीज? देखो, सबसे पहले आपका सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। कैश क्या बोला है कि अगर अगर एसएससी के बुक्स में, एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी अमाउंट का क्रेडिट दिखा जो उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया नहीं है, इन दैट केस हम वो क्रेडिट को उसकी इनकम मान लेंगे, अगर एसएससी उसका हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, या फिर उसने वो एक्सप्लेनेशन दिया जो सेटिस्फैक्टरी नहीं कहा। इन दैट केस हम वो क्रेडिट को उसकी इनकम मान लेंगे, हम उस पर टैक्स लगा देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा बात क्लियर है? ओके देखो बेटा, एनी सम फाउंड, ओके आई रिपीट, ओके 5 चीजें ऐसी है जो इनकम नहीं है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपकी इनकम मान लेगा। सर कौन सी 5 चीज? पहला आता है आपका सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, मतलब कि अगर एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी अमाउंट दिखता है क्रेडिट में, बराबर, जो उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताया है, इन दैट केस हम वो क्रेडिट को उसकी इनकम मान लेंगे, अगर एसएससी उस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, या फिर उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर बेटा? नाउ ओके, देखो, नो एक्सप्लेनेशन और अबाउट द नेचर एंड सोर्स, या फिर ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ एओ, द सम सो क्रेडिट शैल बी द डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ एसएससी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। यस सर? नो? यस सर। अच्छा, एक पॉइंट है, देखो, इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और एनी सच अमाउंट by whatever name called and the explanation given by company is not satisfactory, then such amount shall be deemed to be income of the company। मतलब कि अगर कोई कंपनी है, उसने अपने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, या तो वो प्रीमियम हो या वो शेयर एप्लीकेशन मनी हो, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, अगर कंपनी वो चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, या जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, इन दैट केस वो शेयर एप्लीकेशन मनी, वो प्रीमियम या वो शेयर कैपिटल हम कंपनी की इनकम मान लेंगे। यस और नो? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। क्या? अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर किसी भी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था, अगर किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया था, बट उसने वो इन्वेस्टमेंट अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त डिस्क्लोज नहीं किया, इन दैट केस वो जो इन्वेस्टमेंट है जो आपने किया था, या बराबर आपने आपके आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया, एंड आपने जो दिया एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर आप एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाए, इन दैट केस हम वो इन्वेस्टमेंट को भी आपकी इनकम मान लेंगे, एंड हम उस पर आपको टैक्स लगा देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? बढ़ू मैं आगे? इज दैट क्लियर बेटा? कैन आई मूव हेड? ओके, अब चीज होती है अनएक्सप्लेन मनी। तो व्हाट इज अनएक्सप्लेन मनी? मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर में एसएससी की बुक्स में कोई भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल पाए गए,
एंड जो उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए एंड उसने अपने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किए, इन दैट केस वो जो मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल है, हम उसको आपकी इनकम मान लेंगे एंड हम आपको उस पर टैक्स लगा देंगे। ऐसे और नो? ऐसा देख लो बेटा, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, about the no explanation about the nature and source of such money, bullion, jewelry. The money, bullion, jewelry will be the deemed to be the income of the assessee. Okay. अब बात करते हैं आगे। अब क्या सर, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे, क्या आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे वो आपने या तो दिखाई नहीं या कम दिखाया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट को पार्टली डिस्क्लोज किया। पार्टली मतलब लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का, बट आपने दिखाया 50,000 का, मतलब पार्टली डिस्क्लोज किया आपने और पार्टली डिस्क्लोज नहीं किया। इन दैट केस जितने भी आपने जितना भी आपने वो इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज नहीं किया था वो उसको हम आपकी इनकम मान लेंगे एंड हम उस पर आपको टैक्स लगा देंगे। सर बोलिए, देखो, हैज मेड एनी इन्वेस्टमेंट और इज फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी bullion, jewelry or other valuable article, and you find that the amount spent on making such investment or acquiring such article exceed the amount in BOA maintained by the assessee and the offers no explanation on such excess may be deemed to be income of assessee। बात क्लियर है बेटा? अच्छा, यहाँ पे आपको उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिटेड देखनी है। यहाँ पे अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर भी है इन दैट केस तो भी हम आपको उस पर टैक्स लगा देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपने अपने बुक्स में खर्चा तो क्लेम कर दिया, बट जो आपने खर्चा क्लेम किया आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, आप उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो प्रॉपर्ली सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इन दैट केस वो खर्चे को भी हम आपकी इनकम मान लेंगे एंड हम उस पर आपको टैक्स लगा देंगे। अरे यस और नो? यस सर। ये बात की अपन ने अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर के बारे में। यस और नो? इज दैट क्लियर बेटा? यस। ओके, अब बात करेंगे 69D में। हमने बात की कैश क्रेडिट की, हमने बात की अनएक्सपेंड इन्वेस्टमेंट की, हमने बात की पार्टली इन्वेस्टमेंट की, और हमने बात की मनी, बुलियन, ज्वेलरी की। अब हम बात कर रहे हैं आपके अमाउंट बोरोड और रिपेड एंड हुंडी। ओके, आपने पढ़ा होगा लॉ में अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हुंडी पढ़ा है आपने लॉ में पढ़ा होगा ना इन? यस सर। ओके, क्या बोले देखो, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड on a hundi or any amount due thereon is repaid other than through an account pay check done on a bank, the amount so borrowed or repaid shall be deemed to be income of the person borrowing or repaying for the previous year in which the income was borrowed or repaid as the case may be। however, मतलब कि देखो बेटा, however where any amount borrowed on a hundi has been deemed to be income of any person, he will not be again liable to be assessed in respect of such amount on repayment of such amount। मतलब कि अगर कोई भी आपने अमाउंट बोरो किया हुंडी पे बराबर, या फिर आपने कोई रीपे किया हुंडी पे, इन दैट केस हम वो अमाउंट जो आपने रीपे किया, जो आपने बोरो किया, उसको हम आपकी इनकम मान लेंगे। बट अगर आपने बोरो किया हुंडी पे, इन दैट केस जिससे आपने बोरो किया, जिसको आपने पे किया, उसने भी उस पर टैक्स पे कर दिया इन केस ऑफ हुंडी, इन दैट केस उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा?